हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तमस उपन्यास। आप में से काफी बच्चे जानते भी होंगे यूजीसी नेट हिंदी की हमारी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमारे लगभग सभी उपन्यास कंप्लीट हो गए हैं। दो उपन्यास हमारे रह गए थे, तमस और देवरानी जेठानी की कहानी। तो आज हम पढ़ेंगे तमस उपन्यास। तो ये जो तमस उपन्यास है यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो दिसंबर वाला यूजीसी नेट का, तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और यदि आप कोई अन्य एग्जाम दे रहे हैं और उसमें तमस उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो ये क्लास आपके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे बच्चों के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक क्लास में आपको एक उपन्यास करा रही हूँ। उसमें मैं आपको प्रमुख पंक्ति, पात्र, भूमिका, सारांश, समीक्षा सब करवाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तमस उपन्यास। तो अपना तमस उपन्यास पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तमस उपन्यास के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। तमस उपन्यास के रचनाकार है भीष्म साहनी। प्रकाशन वर्ष है 1973। इंपॉर्टेंट है, जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी है उनका प्रकाशन वर्ष आपको जुबानी याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है तमस उपन्यास के बारे में, या कह लो कीवर्ड है कि ये तो हमें याद रखने ही है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन। ठीक है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। सांप्रदायिकता और राजनीतिक बोध उपन्यास, ये चार जो है कीवर्ड है, इनको याद रखिएगा। स्पेशली पंजाब, सांप्रदायिकता, देश विभाजन, ये तो आपको बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है तमस उपन्यास के बारे में। जब भी कोड वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको कीवर्ड हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, ये हुई एक बेसिक जानकारी जो हमें पता ही होनी चाहिए। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर विषय वस्तु देखेंगे। तमस उपन्यास की विषय वस्तु क्या है? तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है और इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये पेज कहाँ का है? दृष्टि वाली जो गाइड है वहां का ये पेज है। उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है? नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली, जो जो नाम आ रहे हैं नोट करते जाइएगा। मुराद अली पात्र है ये सब। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है। कितने रुपए देकर? 5 रुपए देकर। और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। रिचर्ड, और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि रिचर्ड किस उपन्यास का पात्र है, तो याद रखिएगा तमस। मंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांव में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों बकायदा मोर्चे खुले हैं। यहाँ पर एक तरह से आपको सारांश मिल रहा है तमस उपन्यास का। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछा गया था किस उपन्यास में ऐसा होता है, तो याद रखिएगा तमस में। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। जब इतना कुछ हो गया, दंगे हो गए, सब चीज हो गई, उसके बाद जो है सरकार की ओर से जो है हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव से ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है।
लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख है। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। तो आपने देखा कितना कुछ जो है उपन्यास में दर्शाया गया है। तो ये एक छोटा सा सारांश था जिससे हम ये समझ पाए कि उपन्यास में है क्या। उम्मीद है ये पढ़ने के बाद आपको भी थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि उपन्यास में है क्या। ठीक है, तो हमने बेसिक जानकारी देख ली, विषय वस्तु देख ली। अब हम चलेंगे पात्र परिचय पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पात्र परिचय। मुख्य पात्र है नत्थू, जो कि हम शुरू में ही देखा। निम्न मध्य वर्गीय पात्र, जाति से चमार, भोला व सीधा आदमी। फिर है मुराद अली, अंग्रेजों का दलाल, खल चरित्र, सुवर्ण षड्यंत्र का रचयिता। अंत में रिलीफ कमेटी की बस में फिर लाउड स्पीकर पकड़े शांति की अपील भी मुराद अली करता है। बख्श जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर है ये। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के मेंबर, कार्यकर्ता, कामचोर, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ाव, मतलब अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। कश्मीरी लाल कार्यकर्ता है ये। जरनैल सिंह ये भी कार्यकर्ता, ईमानदार व्यक्ति है। शंकर लाल ये भी कार्यकर्ता और मेहता का विरोधी है। मेहता कौन? ये जो मेहता जी है इनका विरोधी है शंकर लाल। देशराज ये भी कार्यकर्ता है। आगे है रिचर्ड, इंपोर्टेंट पात्र, अंग्रेज अफसर, शहर का डिप्टी कमिश्नर। लीजा रिचर्ड की पत्नी, इंपोर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये दोनों। वानप्रस्थी जी, प्रधान जी उफ लाला लक्ष्मी नारायण, मतलब इनका नाम क्या है? वैसा तो ये प्रधान जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन नाम क्या है इनका? लाला लक्ष्मी नारायण, शहर का बड़ा व्यापारी। रणवीर दानवीर प्रधान जी का 15 वर्षीय पुत्र, जिसे देवव्रत मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है। यह युवक समाज का एक नेता है। देवव्रत मास्टर आरएसएस कार्यकर्ता व अखाड़ा संचालक। युवक समाज के नाम पर छोटे बच्चों को धर्म के नाम पर लड़ना सिखाने का कार्य देवव्रत मास्टर का ये कार्य है। हयात बख्श मौलादाद सहनवाज, रघुनाथ मिल्की, देवदत्त, इंपोर्टेंट बात है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इब्राहिम इत्र फरोज, इंद्र हरनाम सिंह, इंपोर्टेंट। बंतो तो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी। गुरुद्वारा सैयदपुर का तेजा सिंह, शेख गुलाम, सोहन सिंह, मीरदाद, राजो, अल्लाह रखा, प्रकाशो, इंपोर्टेंट है प्रकाशो भी। तो यहाँ पर जो है हमारे पात्र परिचय समाप्त होते हैं। देखो पात्रों का मामला आजकल इतना हो गया है कि पात्र से क्वेश्चन आते ही है, और इनमें से कौन सा पात्र पूछ ले कुछ नहीं कह सकते। तो प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ से पात्र शुरू होते हैं। एक बार सबको पढ़ लीजिएगा और ऐसे लाइन वाइज लिख लीजिएगा सारे पात्र जितने भी आपको यहाँ पर आए हैं नाम। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको याद आ जाए कि ये तमस उपन्यास के पात्र है, क्योंकि पात्रों से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। और पहले क्या होता था, जो प्रसिद्ध पात्र है वही पूछे जाते थे, अब कोई भी पात्र पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा पात्र परिचय समाप्त होता है। अब एक बार हम तमस उपन्यास के बारे में ही यहाँ से पढ़ लेंगे। ये बुक है रामचंद्र तिवारी की बुक का पेज है, हिंदी का गद्य साहित्य बुक है। जो भी तमस उपन्यास के बारे में ज्यादा नहीं है, बस ये एक पेज ही है, ये देखेंगे। उसके बाद चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। तमस विष्णु साहनी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। इसमें लेखक ने, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें लेखक ने 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की है कि हम देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति की विभीषिका से पूरी तरह परिचित हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे पढ़कर हम यह अनुभव करते हैं
कि बड़े लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करने वाली नीतियां जनसाधारण के जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती है। यद्यपि लेखक यह नहीं मानता कि उपन्यास लिखते समय उसका कोई निश्चित नजरिया था और उसके इरादे निश्चित थे, वह इतना ही स्वीकार करता है। एक संकटपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में विभिन्न धर्मों, वर्गों, विचारधाराओं के लोगों की प्रतिक्रिया और उनके कारनामे ही दिखाए गए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तमस उपन्यास के बारे में ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। एक तो ये याद रखिएगा, 5 दिनों की कहानी के रूप में प्रस्तुत है। 1947 में जो मार्च अप्रैल में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन 5 दिनों की कहानी इस रूप में प्रस्तुत की गई है यहाँ पर तमस उपन्यास में। देश विभाजन भी हमें याद ही रहता है और सांप्रदायिकता। ठीक है, ये चीज नहीं भूलनी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति। देखो, हमने पाठ परिचय देख लिया, विषय वस्तु देख ली, जो हमें रामचंद्र तिवारी की बुक में पेज मिला तमस उपन्यास के बारे में वो हमने देख लिया, बेसिक जानकारी कीवर्ड हमने देख ली। अब बची है महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। पेज ही वहां का है, दृष्टि वाली जो हमारी गाइड है वहां से मैंने प्रमुख पंक्तियां ली है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, यह सब हिंदुओं की चालाकी है बख्शी जी, हम सब जानते हैं। आप चाहे जो कहे, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, और मुस्लिम लीग मुसलमानों की, कांग्रेस मुसलमानों का रहनुमाई नहीं कर सकती। किसकी पंक्ति है? महमूद की। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद्रराम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। कितनी मतलब सही बात कही है। किसकी पंक्ति है? रिचर्ड की, और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये भी रिचर्ड की पंक्ति है। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है, जो उसके होठों से जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। रिचर्ड की पंक्ति इंपोर्टेंट है। आगे अगली पंक्ति लीजा की है। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। कौन कह रही है? लीजा। अगली पंक्तियां, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है, उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग है। रिचर्ड की ये पंक्ति है। यहाँ पर इस स्लाइड में जो है ज्यादा रिचर्ड की पंक्ति है, ये दोनों भी रिचर्ड की है। क्या है देखेंगे। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं, जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। अगली पंक्ति है, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात खतरा है। अगली पंक्ति देखिएगा। अगली पंक्ति है पुण्यात्मा जी की। सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल शत्रु पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। आगे चलेंगे। पादरी हरपट की ये पंक्ति है, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है। इंपोर्टेंट पंक्ति है। क्या कह रहे हैं कि शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। कितनी अच्छी बात कही है कि इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़े। लेकिन ऐसा होता कहाँ है ना। इंपोर्टेंट पंक्तियां याद रखेगा। आगे है लेखक की पंक्तियां, दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है। अगली लाइन, अगली पंक्तियां,
मजदूर लोग जो है आपस में विचार कर रहे हैं। बाबू ने कहा आजादी आने वाली है। मैंने कहा आए आजादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आजादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। अगली पंक्ति लीजा के विचार है। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है, इम्पोर्टेंट है। अगली पंक्ति है लाला लक्ष्मी नारायण से उनकी पत्नी और लोग भी है अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समझियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने ने अफसरों के साथ बनाकर रखी, ने हमसायों के साथ। और लक्ष्मी नारायण जी की पत्नी कह रही है किससे, लक्ष्मी नारायण से। आगे देवदत्त की पंक्तियां। हम मध्य वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता, इम्पोर्टेंट है। किसकी पंक्ति, देवदत्त। और देवदत्त भी बहुत ही मुख्य पात्र है उपन्यास में। आगे चलेंगे, अगली पंक्ति देखेंगे। ये पंक्ति है जर्नैल की, देखते हैं। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई है। शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को गांव में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई है। हमें अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए। और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक है, हम भाई भाई है, हम मिलकर रहेंगे। जर्नैल की पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे एक गीत है, बंतो तेरा रब्बा रखा सर्वदा रब्बा रखा। ठीक है, आगे चलेंगे। जहां सबको जानता था वहां किसी ने आसरा नहीं दिया, सामान लूट लिया और घर को आग लगा दी। यहाँ जानने वालों से क्या उम्मीद हो सकती है। हरमान सिंह की पंक्ति है। आगे चलेंगे। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तैश में आ रहे हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गांव के मुसलमानों के साथ मेल जोल बनाए रखे और हत्तुल वसा कोशिश करे कि गांव में फसाद न हो। स्वर्ण सिंह की पंक्ति है। देखो उपन्यास अपने आप में काफी बड़े होते हैं, तो हमें अगर कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति मिल रही है तो हमें उनको ध्यान से देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में उम्मीद होती है कि यहाँ से पंक्ति हमें मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इतना तो पंक्ति जब देख लेंगे तो अगर और कोई पंक्ति आती है तो इतना अनुमान हम लगा सकते हैं कि किस उपन्यास की है, ठीक है। पेपर में पंक्ति से दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो पूछेंगे किस उपन्यास की है, या पूछेंगे किस पात्र की है, और फिर या पूछेंगे किसने किससे कहा है, ठीक है। इसी तरह के तीन चार क्वेश्चन जो है पंक्तियों से बनते हैं। आगे चलेंगे। अगर हिंदू मुसलमान सिख मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेज की हालत कमजोर पड़ जाती है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं तो हालत मजबूत बनी रहती है। मीरदाद की पंक्ति है। आगे चलेंगे। लेखक की रोशनी स्त्रियों के दमकते चेहरों पर पड़ रही थी। भावनाओं से उद्वेलित चेहरे, उत्कंठा, भय, अथाह श्रद्धा और विश्वास सभी उनकी आंखों में छाए थे। कहीं कहीं किसी युवती की चकित आंखें गुरुद्वारे का अनूठा दृश्य देखे जा रही थी। इन्हीं युवतियों में जसबीर भी बैठी थी, हरनाम सिंह चाय वाले की बेटी। ठीक है, आगे चलेंगे। ये भी लेखक की है दोनों पंक्तियां। सैयदपुर के निवासी, ये सैयदपुर याद रखना किस उपन्यास में आया है, तमस में, ठीक है। सैयदपुर के निवासी होने का सिखों को भी उतना ही गुमान था जितना मुसलमानों को। सभी को सैयदपुर की लाल मिट्टी पर, बढ़िया गेहूं पर, लूकाटों के बागों पर, यहाँ तक कि सैयदपुर के कड़े जाड़ों पर और बर्फीली हवा पर समान रूप से नाज था। और इसी भांति अपनी मेहमान नवाजी पर, दरिया दिली पर और हंसमुख स्वभाव पर भी नाज था। फसाद शुरू होने पर दोनों ओर से लोग सैयदपुर के निवासी होने के नाते ही छाती ठोककर मैदान में कूदे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी लेखक की ही पंक्ति है, एक बार आप देख लीजिएगा, खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। आगे चलते हैं। ये भी लेखक की पंक्ति है। पिछले एक साल से रिचर्ड उसे दो बार 3-3 महीने के लिए जेल भेज चुका है। वह आदमी फिसाद के पहले
और फिसाद के दिनों में भी फिसाद को रोकने की कोशिश करता रहा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कारकुनों को एक साथ मिल बैठने और शहर में अमन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता रहा था। इसकी नजर अभी भी अमन पर ही थी। इस समय यह इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, लेखक की पंक्ति है। आगे चले गए, मनोहर लाल की पंक्ति है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। आगे बख्शी जी की पंक्ति है, फिसाद करने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज। इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहे हैं कि फिसाद करने वाला भी अंग्रेज, फिसाद रोकने वाला भी अंग्रेज, भूखों मारने वाला भी अंग्रेज, रोटी देने वाला भी अंग्रेज, घर से बेघर करने वाला भी अंग्रेज और घरों में बसाने वाला भी अंग्रेज। बख्शी जी की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। आगे, इतने गांव तो जल गए रिचर्ड, अभी भी तुम्हें काम है, अब तुम्हें और क्या काम करना है। लीजा की पंक्ति है, ये भी लीजा की है। मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड, मुझे जलते गांव की सैर कराओगे, मैं कुछ भी देखना नहीं चाहती, कहीं भी जाना नहीं चाहती। आगे, हमें आंकड़े चाहिए, केवल आंकड़े, आप समझते क्यों नहीं, आप लंबी हाँकने लगते हैं, सारी राम कहानी सुनाने लगते हैं। मुझे राम कहानी नहीं चाहिए, मुझे केवल आंकड़े चाहिए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितना माली नुकसान हुआ। किसकी, कौन कह रहा है, रिलीफ कमेटी का बाबू, कि मुझे तो केवल आंकड़े चाहिए। आप राम कहानी सुनाने लगते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, केवल आंकड़े। आगे कश्मीरी लाल की पंक्ति है, बापू ने कहा कि हिंसा मत करो, अब फिसाद के वक्त मुझ पर कोई हमला कर दे तो मैं क्या करूं, क्या उस वक्त मैं उसके सामने हाथ जोड़ दूं, मार ले भाई गर्दन झुका लूं, काट ले भाई गर्दन, क्या करूं। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ही नहीं दो। इंपॉर्टेंट है, शंकर लाल की पंक्ति है, तू खुश नहीं कर, नंबर एक, तू तशद्दुद करने वाले को समझा भी, अगर समझाने का मौका है तो नंबर दो, और अगर वह नहीं मानता तो डटकर मुकाबला कर, यह है नंबर तीन। बख्शी जी कह रहे हैं। आगे दोनों लेखक की पंक्तियां देखेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ खुलने लगे थे। अल्लाह रखा ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। डरी सहमी रहते हुए भी प्रकाशो इस अनूठे अनुभव में भाग लेने लगी थी, उसे ग्रहण सी करने लगी थी। उसे लगता जैसे अतीत पीछे छूटता जा रहा है और वर्तमान बाएं फैलाए उसे आलिंगन में भरने के लिए उतावला हो रहा है। स्थिति इतनी बदल गई कि उसके प्रसंग में प्रकाशों के माँ बाप असंगत होते जा रहे थे। आगे चलेंगे, यदि कोई हिंदू अब चुनाव के लिए खड़ा होगा तो उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, और अगर कोई मुसलमान खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम लीग के समर्थन की। हम जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते। यहाँ सभी आए हैं, हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान भी, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं, लेखक। आगे पंक्तियां लूकस साहब की, मैं सोचता हूँ कि इस वक्त हम सब मिलकर जैसे भी हो शहर की फिजा को बेहतर बनाए। यहाँ शहर के सभी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, उनकी आवाज का बड़ा असर होगा। मेरा विचार है कि एक अमन कमेटी बनाई जाए और यह अमन कमेटी हर मोहल्ले में, हर गली में अमन का प्रचार करे। इसमें सभी सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हो। इस काम के लिए मैं समझता हूँ कि अगर एक बस का इंतजाम हो सके जिस पर लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन लगा दिया जाए, और कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य सियासी जमातों के नुमाइंदे बैठकर जगह जगह बस में से अमन की अपील करेंगे तो इसका बड़ा असर होगा। कौन कह रहे हैं, लुकोस साहब। आइडिया उन्होंने अच्छा दिया है। ठीक है, आगे देवदत्त की पंक्ति, साहिबान इस तरह कोई काम नहीं कर सकेंगे, फिरका वाराना अनासर के खिलाफ हमें लड़ना है। यह जरूरी नहीं कि किसको नुमाइंदगी मिले, जरूरी है कि अमन कमेटी सभी फिरकों की एक मुश्तरका जमात बने, ताकि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर से अमन की अपील कर सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं तजवीज करता हूँ कि जनाब हयात बख्शी जी और ज्ञानी जोधा सिंह जी
कॉमन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाए। इम्पोर्टेंट आ गया लेखक की पंक्तियां। ये हमारी आज की जो है अंतिम पंक्ति भी है। लोगों ने झांक झांक कर बस के अंदर देखा। कौन आदमी था जो पहले से बस में बैठकर आया था और लाउड स्पीकर पर नारे लगा रहा था। ड्राइवर की सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बैठा था। बहुत लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कुछ एक ने पहचान भी लिया। नत्थू मर चुका था, वरना नत्थू यहाँ मौजूद होता तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती। मुराद अली था, काले चेहरे और कटीली मूछों वाला मुराद अली। उसकी पतली सी छड़ी उसकी टांगों के बीच पड़ी थी और छोटी छोटी आंखें दाएं बाएं देखे जा रही थी। लाउड स्पीकर में से नारे गूंज रहे थे। लेखक की पंक्तियां, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूंगी, एक बार खुद से सारी पंक्तियों का रिवीजन कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यही तमस उपन्यास में जो महत्वपूर्ण मुझे मिला, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखो, पंक्ति के बारे में यहाँ पर 50-50 रहता है। चांस अच्छा हुआ तो इनमें से ही मिल जाएगी और हो सकता है इनमें से ना मिले। लेकिन इतना है, अगर आप तमस उपन्यास से क्वेश्चन आता है या यूनिट 6 हिंदी उपन्यास से जितने क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया कर लेते हो तो 70% आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हमारे लगभग सभी उपन्यास कंप्लीट हो गए हैं। एक उपन्यास बचा है, देवरानी जेठानी की कहानी, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 6 हिंदी उपन्यास के नाम से। बिल्कुल फ्री ये क्लास है। आप इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको ओपन करोगे तो सारे उपन्यास आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक और बैच चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। ये भी बिल्कुल फ्री है और यूट्यूब पर ही होता है। इसमें मैंने टारगेट किया है 2019 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी के। ठीक है, तो डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लास हो रही है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे अभी तक मैं आपको जो है 9 से 10 क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा चुकी हूँ। बस हमारे 3 पेपर बचे हुए हैं। एक तो 2023 वाले जो जून वाले और एक पेपर पहले का बचा हुआ है, यानी 3 क्वेश्चन पेपर रह गए हैं, बाकी हमने कर लिए हैं। तो टोटल जो है 2019 से 2023 तक 12 क्वेश्चन पेपर बैठ रहे थे हिंदी के, सभी शिफ्ट के मिलाकर। ठीक है, यूजीसी नेट हिंदी पेपर 2 जो हिंदी का होता है। तो यदि आपको पेपर सोल्व करने हैं पीवाईक्यू कंप्लीट, एक क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ जैसे एग्जाम में होता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन रहते हैं, सेम वही पैटर्न। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दिया, इस नाम से आपको मिल जाएगी। आप एक बार प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाइएगा, आपको काफी अच्छी अच्छी क्लास और काफी अच्छा अच्छा मैटर मिल जाएगा। उसके बाद मैं एक और पीवाईक्यू पर बैच लेकर आ रही हूँ 28 नवंबर से। जब तक हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, इसमें भी हम पीवाईक्यू करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से। इसमें हम यूनिट वाइज पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज कैसे? मान लीजिए हम यूनिट 1 के पीवाईक्यू कर रहे हैं तो 2019 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन यूनिट 1 से आए हैं वो आपको एक जगह मिलेंगे, एक क्लास में। चाहे 50 क्वेश्चन आए हो, चाहे 100 क्वेश्चन आए हो। ठीक है, और हम एक साथ ही सोल्व करेंगे, डेली एक यूनिट पर फोकस करेंगे। 7 दिसंबर तक हमारा ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। क्लास शाम को 7 बजे ही होगी, क्योंकि जब तक हमारा वो बैच कंप्लीट हो चुका होगा जो हम ईयर वाइज पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, क्लास में आ जाइएगा, बिल्कुल फ्री क्लास होगी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है जैसे हिंदी उपन्यास की बनी हुई है, इसी तरह मैं आपको हिंदी निबंध, हिंदी नाटक करवा चुकी हूँ। तो यदि आपका कोई नाटक या निबंध रह गया है तो जाकर देख लीजिएगा। 11 दिसंबर को आपका एग्जाम है, उससे पहले मैं आपको ये वाला बैच भी कंप्लीट करवा कर दूंगी। पेपर से बिल्कुल पहले इसीलिए रखा है ताकि आपका क्या क्या रिवीजन हो जाए। जब क्लास में आओ तो प्रयास कीजिएगा अपने यूनिट 1 के नोट्स रिवाइज कर आओ। जिस दिन यूनिट 2 के पेपर सोल्व हो गए उस दिन यूनिट 2 अच्छे से रिवाइज कर आइएगा। ठीक है, 7 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी और 11 दिसंबर को हमारा यूजीसी नेट हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये कंप्लीट करवा कर दूंगी। ठीक है, और हिंदी उपन्यास पर मैं एक और प्लान कर रही हूँ। जितने अभी तक हमने उपन्यास पढ़े और देवरानी जेठानी की कहानी, मैं सोच रही हूँ एक क्लास में आपको पूरे कंप्लीट 13 के 13 उपन्यास का रिवीजन करवा दूँ। वो आप लोग बताइएगा, यदि आप कहोगे तो एक ही क्लास में सारे उपन्यास का रिवीजन करवा दूंगी।
ठीक है, पर वो दिसंबर में होगी क्लास, नवंबर में नहीं होगी, दिसंबर में करवाऊंगी। ठीक है, बता दीजिएगा आप मुझे, अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दूँ। ठीक है, अन्य अब आपका कोई डाउट रह जाता है तो सबसे अच्छा तरीका है इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सभी के कमेंट देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई डाउट है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा सभी जानकारी के लिए। ठीक है, और क्लास आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।